एक समय की बात है। एक दिन महाराज कृष्णचंद्र ने गोपाल भाड़ से कहा, एक मैं ही हूँ जिससे तुम हंसी मजाक करके बड़ी सहजता से आए दिन रुपये लेकर चले जाते हो। यदि मेरी बुआ से तुम्हारा पाला पड़ता तब तुम्हें पता चलता कि तुम कितने पानी में हो। ये सुनते ही गोपाल भाड़ की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने पूछा, आपने ऐसा क्यों कहा महाराज? आपकी बुआ तो खूब दयालु महिला है। मुझसे जब भी भेंट होती है मेरा हाल चाल बड़े प्रेम से पूछती है। महाराज ने गोपाल भाड़ के भ्रम को तोड़ना चाहा। कहा, ये सब तो ऊपरी दिखावा मात्र है। यदि तुम उनसे कुछ रुपये निकाल कर ला सको तब हम समझेंगे कि वे कितनी दयालु महिला हैं। महाराज के इस कथन से गोपाल भाड़ की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझोगे समझोगे तो जाओ न, चमड़ी जाए तो जाए पर दमड़ी न जाए कहावत पर खरी उतरने वाली उस बुढ़िया की गांठ से कुछ रुपये निकाल कर ले आओ, तब हम तुम्हें मान लेंगे। महाराज की बात सुनकर गोपाल भाड़ गंभीर हो गया। कहा, क्या आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं? इस पर महाराज ने भी गंभीर मुद्रा में गोपाल को फिर चुनौती दी। मैं अटल हूं कि तुम उस कंजूस बुढ़िया से एक पैसा भी नहीं ला सकते। और यदि मैंने उनसे रुपये ला दिए तो तब आप क्या करेंगे? गोपाल ने महाराज की चुनौती को स्वीकार कर महाराज को उकसाया और महाराज की ओर देखने लगा। महाराज ने भी तैश में आकर गोपाल से कह ही दिया, तब जितना तुम लाओगे उससे दोगुना पैसा मैं तुम्हें दूंगा। तब यही तय रहा महाराज, कहकर गोपाल भाड़ ने महाराज को दंडवत प्रणाम किया और खुशी मन से अपने घर लौट आया। गोपाल महाराज की विधवा बुआ को खूब पहचानता था। यद्यपि बुआ कंजूस थी पर उनके जैसी आचार विचार वाली, नियम आदि को मानने वाली भद्र महिला का मिलना बड़ा मुश्किल था। विशेष पर्व त्योहार के दिन व्रत उपवास तो चलता ही रहता था। उनसे एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि भी नहीं छूटता था। इस दिन भी वे नियमित उपवास करती ही थीं। अतः इस प्रकार की निष्ठावती भद्र महिला को किस तरह से काबू में किया जाता है गोपाल भाड़ अच्छी तरह जानता था। अपनी योजनानुसार पहले वह बाजार पहुंचा। वहां से उसने छोटी झींगा मछली खरीदी। घर लाकर अच्छी तरह से उसे तला, फिर कागज में लपेटा और चल दिया महाराज की बुआ से मिलने। गोपाल को देखते ही बुआ ने बड़े ही अपनत्व से उसका स्वागत किया। आओ गोपाल आओ। पर गोपाल ने बुआ को जैसे ही दंडवत प्रणाम कर चरण धूली लेनी चाही, न जाने क्यों बुआ बिदक कर 2 कदम पीछे हट गई। कहने लगी, रहने दो, अभी मुझे छुओ मत, नहीं तो फिर से मुझे स्नान करना पड़ेगा। पता नहीं बाहर की कितनी गंदगी तुमने अपने शरीर में लगाई होगी। गोपाल को अंततः बुआ को दूर से ही दंडवत कर संतोष करना पड़ा। गोपाल ने कहा, बहुत दिनों से बुआ तुम्हारे हाथों का भोजन करने का अवसर मुझे नहीं मिला। आज तो मैं आपके हाथों का भोजन ग्रहण करके ही जाऊंगा, यही तय करके आया हूं। सुनते ही बुआ चौंकी और कहा, ऐसा था तो पहले से ही बता देना चाहिए था, ताकि तुम्हारे लिए अच्छा भोजन मैं बनाकर रखती। आज तो बस थोड़ी बहुत दाल, लौकी बड़ी की सब्जी और पोस्ते की चटनी भर है। ये तुम्हें क्या रुचेगा? आपने क्या कह दिया बुआ? गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा। लौकी बड़ी की सब्जी, ऊपर से पोस्ते की चटनी, अब इसके साथ और क्या चाहिए? आपने तो भोजन कर ही लिया होगा। उसी थाली में थोड़ा भात और जो कुछ सब्जी है दे दीजिए, उसी से मेरा भोजन हो जाएगा। बुआ जानती थी कि एक बार गोपाल जो ठान लेता है उसे पूरा करके ही छोड़ता है। अतः हारकर उनको उठना पड़ा। उसी जूठी थाली में उसने भोजन परोसकर गोपाल के सामने रख दिया और घर के अंदर चली गईं। बुआ की अनुपस्थिति में गोपाल जो तला हुआ लाल लाल झींगा मछली लाया था उसे सब्जी में मिला दिया और ऊंचे स्वर में बुआ को आवाज लगाने लगा, बुआ आपने तो लौकी में छोटा झींगा मछली डालकर कमाल की सब्जी बनाई है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है, तो थोड़ा और दीजिए ना। लौकी की सब्जी में झींगा सुनते ही बुआ के तो कान खड़े हो गए। दौड़ी आईं। आंखें बड़ी बड़ी कर बुआ ने कहा, पागल की तरह क्या बक रहे हो? हाँ बुआ देखो तो, ये देखो। और गोपाल ने थाली से 2-4 लाल झींगा उठाकर बुआ को दिखा दिया। फिर भड़काया, खूब बढ़िया बना है तो। बुआ ने जैसे ही झींगे को साक्षात अपनी आंखों से देखा,
वे मूर्छित होने को आईं। उन्हें लगा उम्र की इस दहलीज पर कहीं आंखों को भ्रम तो नहीं हो रहा। लौकी में झींगा आया कहाँ से? बुआ को गोपाल के छूने मात्र से ही स्नान करना पड़ रहा था। वही बुआ अब आगे आईं और उन्होंने गोपाल के दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। अनुनय विनय के साथ बुआ ने गोपाल से कहा, बेटा गोपाल, इस झींगे लौकी की बात को गुप्त ही रखना, किसी से कहना मत, नहीं तो लज्जा से मैं तो किसी को मुंह ही न दिखा पाऊंगी। गोपाल का निशाना सही जगह लग चुका था। अब गोपाल ने अपनी करामात दिखाए। कहा, बुआ ये क्या कह रही हो? आपने इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनाई और इसे गुप्त रखना होगा। यह मुझसे नहीं हो सकेगा। मैं तो कल ही राजा के दरबार में जाकर इस स्वादिष्ट सब्जी के बारे में सबको बताऊंगा। ये सुनकर बुआ के होश उड़ गए। नहीं बेटा गोपाल, नहीं, ऐसा काम मत करना। तुम मेरे प्रिय बेटे के समान हो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूँ। गोपाल और कठोर हो गया। मुख चढ़ाकर बोला, मुझे क्षमा करना बुआ। ऐसा अनुरोध मुझसे मत कीजिए। मैं महाराज से कभी झूठ नहीं बोल सकता। तुम कर सकोगे बेटा, कर सकोगे। बुआ ने गोपाल को मनाने की कोशिश नहीं छोड़ी। मैं तुम्हारे लड़कों को मिठाई खाने के लिए 10 रुपये देती हूँ। पर गोपाल सहज ही मानने वाला व्यक्ति नहीं था। अतः बुआ के हर अनुरोध पर वह अपना सिर नामे हिलाता रहा। बात न फैले, इस डर से बुआ गोपाल के सामने अपनी गांठ ढीली करती चली गई। इस प्रकार जब धनराशि 55 रुपये पर पहुंच गई, तब जाकर गोपाल ने अपना मुंह बंद रखने पर सहमति जता दी। बुआ से रुपये लिए, दंडवत प्रणाम किया और बड़े खुशी खुशी मन से अपने घर लौट आया। अगले दिन वह महाराज के पास पहुंचा। राजा से एकांत में मिलकर उसने बुआ से पैसे निकलवाने की पूरी कथा विस्तार से सुनाई और महाराज से 110 रुपये ले लिए। फिर वह बाजार पहुंचा, जहां उसने आज घर पर सचमुच में लौकी और झींगा मछली की सब्जी खाने के उद्देश्य से एक लौकी, छोटी झींगा मछली और पोस्ता खरीदा। घर आकर स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए सब सामग्री पत्नी के हवाले की और स्नान करने के लिए ठाठ से पोखर की ओर चल दिया। दोस्तों, हमें मालूम है कि कहानी पसंद आने पर आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अतः कहानीराज के तरफ से कहानी को पूरी पढ़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए फिर से एक बार धन्यवाद।